जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय वाला जी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रायद्वीप कहते किसे हैं। तो दोस्तों वह भूभाग जो तीन ओर से जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे दोस्तों हम बात करें भारत की, तो भारत जो है, भारत के पश्चिम में यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है अरब सागर स्थित है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है तथा दक्षिण में इसके जो है हिंद महासागर स्थित है। तो भारत का ये जो भाग है दोस्तों तीन ओर जल से घिरा होता है, इसलिए दोस्तों ये जो है भारत का प्रायद्वीपीय भाग है। अब दोस्तों द्वीप किसे कहते हैं, तो दोस्तों वह भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये भूभाग है और ये इसके चारों ओर जल है, तो दोस्तों इस भूभाग को जो है हम द्वीप कहेंगे। तो आइए दोस्तों ये समझ लिया। अब देखते हैं हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है वह किस भूमि का भाग है। तो दोस्तों भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वह प्राचीनतम गोंडवाना भूमि का भाग है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कैसे हुआ है। तो दोस्तों भारत के प्रायद्वीपीय पठार का जो निर्माण है वह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं उसके उत्तर दिशा में प्रवाह होने के कारण इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है। तो कैसा है दोस्तों, त्रिभुजाकार है। इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम भूखंड कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार है। इसको याद रखना है दोस्तों, इससे क्वेश्चन भी बनता है। क्वेश्चन आता है कि भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम भूखंड कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार है। इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में क्या है। तो क्या है दोस्तों, हमारा पश्चिमी घाट है। तथा इसके पूर्व में कौन सा घाट है। तो दोस्तों इसके पूर्व में पूर्वी घाट है। तथा इसके दक्षिण छोर में कन्याकुमारी है। इसके दक्षिण छोर में क्या स्थित है। तो क्या स्थित है, कन्याकुमारी स्थित है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम इसके विस्तार की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार उत्तर पश्चिम में कहाँ तक है। तो कहाँ तक है, अरावली पर्वतमाला तक है। तथा दोस्तों इसका पूर्व में विस्तार कहाँ तक है। तो कहाँ तक है, राजमहल की पहाड़ियों तक है। तथा इसका पश्चिम में विस्तार कहाँ तक है। तो कहाँ तक है, गिर पहाड़ियों तक है। तथा दोस्तों इसका दक्षिण में विस्तार कहाँ तक है। तो कहाँ तक है, इलायची की पहाड़ियों तक है। इन्हीं पहाड़ियों को दोस्तों कार्डेमम की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों इसका पूर्वोत्तर में विस्तार देखें तो कहाँ तक है। तो कहाँ तक है, शिलोंग की पहाड़ियों तक है, जिनको मेघालय की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये जो आप ये जो भाग देख रहे हैं, ये भूभाग देख रहे हैं, ये हमारा मेघालय का पठार है। ये जो है हमारा, ये मेघालय का पठार है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि मेघालय का पठार किसका भाग है, किस भूभाग का भाग है या किस भूखंड का भाग है। तो दोस्तों मेघालय का जो पठार है यह प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। अब दोस्तों ये इससे अलग थलग क्यों दिख रहा है। तो दोस्तों ये इससे अलग थलग इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियों और शिलोंग की पहाड़ियों के मध्य एक गैप स्थित है, जिसको राजमहल गारो गैप कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, राजमहल गारो गैप कहते हैं। अब दोस्तों इस राजमहल गारो गैप का निर्माण कैसे हुआ। तो दोस्तों इस राजमहल गारो गैप का जो निर्माण है वह प्रायद्वीपीय भारत के संचलन के दौरान धसाव की प्रक्रिया के कारण हुआ। अब दोस्तों धसाव की प्रक्रिया के कारण यहाँ पर क्या हो गई, एक गहरी खाई का निर्माण हो गया। क्या हो गया, गहरी खाई का निर्माण हो गया। इस गहरी खाई को जो है दोस्तों गंगा नदी व ब्रह्मपुत्र नदी ने अवसादों के निक्षेपण से भर दिया। इस गहरी खाई को जो है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी ने अवसादों के निक्षेपण से भर दिया और भरकर यहाँ पर जो है एक डेल्टाई प्रदेश का निर्माण कर दिया। इसी डेल्टाई प्रदेश को जो है दोस्तों राजमहल गारो गैप कहते हैं। और दोस्तों इस राजमहल गारो गैप को पश्चिम बंगाल में मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये जो राजमहल गारो गैप है, राजमहल की पहाड़ियों को किससे अलग करता है। तो किससे अलग करता है, शिलोंग की पहाड़ियों से अलग करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखें दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है इसकी ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर कैसी होती जाती है। तो कैसी होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, ये चीज भी याद रखना है हमें कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर
प्रायद्वीपीय पठार की जो ऊंचाई है वह कम होती चली जाती है। इसी कारण से प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियों का जो बहाव है वो कहाँ से कहाँ की ओर है, तो कहाँ से कहाँ की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार की ढाल की बात करें तो दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है वह उत्तर की ओर भी है और पूर्व की ओर भी है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है कि प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है वह उत्तर की ओर भी है और पूर्व की ओर भी है। अब दोस्तों इसको प्रमाणित कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों इसको हम प्रमाणित नदियों के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें दोस्तों सोन नदी की, तो सोन नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए यह गंगा नदी में मिल जाती है। ऐसी ही दोस्तों हमारी चंबल नदी है, तो चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश के जानापाव की पहाड़ी से निकलती है और उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। ऐसी ही दोस्तों एक हमारी दामोदर नदी है, तो दामोदर नदी जो है वह झारखंड से निकलती है तथा उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल में जो है हुगली नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों ये नदियां स्पष्ट करती हैं कि प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है वह उत्तर दिशा की ओर है तथा दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिण में, प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिणी भाग में जो ढाल है वो किस ओर है, तो किस ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। अब दोस्तों इसको कैसे प्रमाणित कर सकते हैं, तो दोस्तों आइए इसको भी नदियों के माध्यम से प्रमाणित कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें दोस्तों महानदी की, तो दोस्तों महानदी जो है छत्तीसगढ़ से निकलती है और दोस्तों छत्तीसगढ़ से निकलने के पश्चात पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऐसे ही दोस्तों हमारी गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र में जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऐसे ही दोस्तों हमारी कृष्णा नदी है, ये भी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के समीप से निकलती है और पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए कहाँ पर गिरती है, तो कहाँ पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऐसे ही दोस्तों कावेरी नदी है, तो कावेरी नदी जो है कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो दोस्तों ये नदियां प्रमाणित करती हैं कि दक्षिण में जो है प्रायद्वीपीय पठार का ढाल जो है वो किस ओर है, तो किस ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। अब दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार की दो नदियां और हैं जो कि इस मामले में अवबाध हैं। तो अवबाध क्यों है, क्योंकि दोस्तों ये दोनों नदियां जो हैं भ्रंश घाटी में बहती हैं। जैसे प्रायद्वीपीय दो नदियों की बात करें, उन दो नदियों की बात करें, पहली है हमारी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और अमरकंटक से निकलने के पश्चात ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। ऐसी दोस्तों हमारी ताप्ती नदी है, तो ताप्ती नदी भी दोस्तों मध्य प्रदेश के बैतूल के मुल्ताई से निकलती है और यहाँ से निकलने के पश्चात पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो ये दोनों प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं दोस्तों किस ओर प्रवाहित हो रही हैं, किस ओर प्रवाहित हो रही हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही हैं। जबकि अन्य प्रायद्वीपीय नदियाँ किस ओर प्रवाहित हो रही हैं, तो किस ओर प्रवाहित हो रही हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही हैं। तो ये दोनों नदियां इस ओर क्यों प्रवाहित हो रही हैं, तो दोस्तों ये दोनों नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर इसलिए प्रवाहित हो रही हैं क्योंकि दोस्तों ये नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं। ठीक है, चीज़ याद रखना। चलिए इसके बाद हम बात आई दोस्तों, यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को लिख दिया है, उनको पढ़ भी लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वह किस भूमि का भाग है। तो दोस्तों भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है प्राचीन गोंडवाना भूमि का भाग है। इसका निर्माण कैसे हुआ, तो दोस्तों यह गोंडवाना लैंड के टूटने एवं उसके उत्तर दिशा में प्रवाह के कारण बना है या बना था। अब इसके बाद हम इसके आकार की बात करें तो दोस्तों भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है यह अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। इसके बाद बात करें दोस्तों भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक, तो दोस्तों यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम भूखंड है। इसकी लंबाई कितनी है, तो कितनी है दोस्तों, 1400 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई कितनी है, तो कितनी है दोस्तों, 1600 किलोमीटर है। ठीक, चलिए इसके
प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में क्या है तो दोस्तों क्या है, पश्चिमी घाट है, तथा पूर्व में क्या है तो क्या है, पूर्वी घाट है, तथा इसका दक्षिणी छोर क्या है तो क्या है दोस्तों, कन्याकुमारी है। ठीक, इसके बाद हम इसके विस्तार की बात करें तो दोस्तों इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में कहाँ तक है तो कहाँ तक है, अरावली पर्वतमाला तक है, तथा पूर्व में कहाँ तक है तो कहाँ तक है, राजमहल की पहाड़ियों तक है, तथा पश्चिम में कहाँ तक है तो कहाँ तक है, गिर पहाड़ियों तक है, तथा दक्षिण में कहाँ तक है तो कहाँ तक है, इलायची या कार्डेमम पहाड़ियों तक है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर कैसी होती चली जाती है तो कैसी होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। ठीक, जिसके कारण दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियों का बहाव किस ओर है तो किस ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो आइए दोस्तों लिख दिया है यहाँ पर, हम देख लेते हैं कि सामान्यतः प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है। तो दोस्तों जब पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी जो ऊंचाई कम होती चली जाती है तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यही कारण है कि प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियों का बहाव किस ओर है तो किस ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार का ढाल किस ओर है तो किस ओर है, उत्तर की ओर भी है और पूर्व की ओर है। जैसे कि हम बात करें दोस्तों उत्तर दिशा में इसके ढाल को सिद्ध कैसे कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, हम नदियों के माध्यम से कर सकते हैं, अभी समझाया। जैसे कि हम बात करें सोन नदी की, तो सोन नदी दोस्तों मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और उत्तर दिशा में प्रवाहित होते हुए कहाँ किस नदी में मिल जाती है तो किस नदी में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। ऐसी दोस्तों चंबल नदी जो है यह मध्य प्रदेश के जानापाव की पहाड़ी से निकलती है और उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। ऐसी दोस्तों दामोदर नदी जो है यह झारखंड राज्य से निकलती है तथा उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए यह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक, तो दोस्तों ये तीनों नदियां स्पष्ट कर रही हैं इसका ढाल उत्तर दिशा की ओर है। ऐसे ही दोस्तों इसके दक्षिणी भाग में इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो कि महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी की दिशा से स्पष्ट होता है। इसको भी समझा दिया है हमने अभी ऊपर पहले। जैसे कि हम बात करें दोस्तों महानदी जो है कहाँ से निकलती है तो कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है और वहाँ से निकलने के पश्चात यह नदी पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऐसे ही दोस्तों गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऐसी ही दोस्तों कृष्णा नदी जो है यह नदी भी महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर के समीप से निकलती है और पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऐसी दोस्तों कावेरी नदी जो है कर्नाटक राज्य के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है तथा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, तो दोस्तों इससे स्पष्ट होता है कि प्रायद्वीपीय पठार का जो दक्षिणी भाग है तो दक्षिणी भाग का जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसके अलावा दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा नदी एवं जो ताप्ती नदी है ये अवबाध हैं। अवबाध क्यों है, क्योंकि दोस्तों इनकी बहने की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। अब ऐसा क्यों है तो दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं। ठीक, तो दोस्तों ऐसा भ्रंश घाटी से होकर बहने के कारण है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि क्या प्रायद्वीपीय पठार पर भूकंप आने की संभावना कम होती है कि अधिक होती है। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार पर भूकंप आने की संभावना कम होती है, क्योंकि दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार जो है विवर्तन की दृष्टि से शांत क्षेत्र है। तो यहाँ पर लिख भी दिया है दोस्तों हमने, विवर्तन की दृष्टि से शांत होने के कारण प्रायद्वीपीय पठार पर भूकंप आने की संभावना कम होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार की औसतन ऊंचाई कितनी है तो कितनी है, 600 से 900 मीटर है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा पर कौन कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं। तो कौन कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं, अरावली पहाड़ी स्थित है, विंध्याचल पहाड़ी स्थित है, सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है, भारनेर पहाड़ी स्थित है, कैमूर पहाड़ी स्थित है और राजमहल पहाड़ियां स्थित हैं और शिलोंग की पहाड़ियां स्थित हैं। तो हमने वो लिख दिया है, ये देख लेते हैं कि अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, भारनेर, कैमूर व राजमहल और शिलोंग की पहाड़ियां जो हैं इस पठार की उत्तरी सीमा पर हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों राजमहल गारो गैप का जो निर्माण है वो कैसे हुआ। तो दोस्तों राजमहल गारो गैप जो है वस्तुतः राजमहल और मेघालय की पहाड़ियों के बीच जलोढ़ निक्षेपों के द्वारा ढक जाने से निर्मित हुआ है। यहाँ पर हुआ है लिख लेना। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों यह अनेक पठारों से मिलकर बना है। ठीक, तो प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहते हैं क्योंकि यह अनेक पठारों से मिलकर बना है। अब दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार को जो है मध्यम की दृष्टि से
4 भागों में विभाजित करके बड़ी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसको हमने 4 भागों में विभाजित कर दिया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं हमारे? पहला है केंद्रीय उच्च भूमि, दूसरा है पूर्वी पठार, तीसरा है उत्तरी पूर्वी पठार और तीसरा है उत्तर पूर्वी पठार तथा चौथा है दक्कन का पठार। अब दोस्तों इनको भी हम अनेक भागों में विभाजित करेंगे अध्ययन की दृष्टि से। जैसे कि केंद्रीय उच्च भूमि को जो है हमने अध्ययन की दृष्टि से 5 भागों में वर्गीकृत कर दिया है। वो 5 भाग कौन कौन से हैं हमारे? पहला है अरावली पर्वत श्रेणी, दूसरा है मालवा का पठार, तीसरा है बुंदेलखंड का पठार, चौथा है बंजर श्रेणी और पांचवा है सतपुड़ा श्रेणी। तो दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी को जो है हम इसके बाद जो वीडियो है अपलोड होने वाला है उसमें पढ़ेंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।